हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के उद्देश्य से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होता है? ये एक प्रकार का वी कैन से आवर्ती गति। आवर्ती मीन्स जो एक ही पथ को बार बार फॉलो करे। अब ये आवर्ती कैसे है, इसको भी समझने के बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एक ही पथ को बार बार दोहराता है, जो कि कैसा पथ होगा? सर्कुलर। ये देखिए, अब जैसे आप मान लीजिए अर्थ है, इसको अगर आप मून मान लीजिए, चंद्रमा मान लीजिए, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है? वृत्ताकार कक्षा में। तो ये एक प्रकार की सर्कुलर मोशन है। आप झूले का एग्जांपल ले सकते हैं। ये वाला झूला, जो बड़ा वाला झूला आप लोगों ने कई बार मेलों में देखा होगा, ये भी एक प्रकार का सर्कुलर मोशन है। साइकिलिंग, एक निश्चित सर्कुलर पाथ पे जो साइकिलिंग करते हैं, वो भी एक प्रकार का सर्कुलर मोशन है। ठीक है। डिस्क घूमती है, सर्कुलर मोशन है। आप किसी चीज को मान लिया, आप चाबी के छल्ले को उंगली में फंसा के नचाते हैं, वो भी एक प्रकार का सर्कुलर मोशन है। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है। तो सर्कुलर मोशन पढ़ना क्यों चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों पढ़ना चाहिए? इसकी मदद से आप ये समझ सकते हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, एक पहिया कैसे घूमता है, स्पेस स्टेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी, और मून और सैटेलाइट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। और अपने डेली लाइफ में भी कुछ यूजेस है सर्कुलर मोशन के। आपने देखा होगा, जो मोड़ होते हैं रोड पे, उनको कुछ साइड से जो बाहर की ओर से ऊपर उठा के बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी कुछ रीजन है, जो कि हम सर्कुलर मोशन के थ्रू ही समझ सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द कंप्लीट सर्कल और पार्ट ऑफ अ सर्कल। इस प्रकार के जो मोशन होंगे उन्हें हम सर्कुलर मोशन कहेंगे, जो कि एक सर्कल में कंप्लीट मोशन करें। ठीक है। फॉर सर्कुलर मोशन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी शुड कंप्लीट अ फुल सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, कि जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी दैट बॉडी शुड कंप्लीट अ फुल सर्कल फॉर सर्कुलर मोशन। एक छोटा सा पार्ट हो सकता है सर्कल का, जिसको हम रेडिकल या हिंदी में त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये समझिए। ये भी यहाँ पे भी इसको हम सर्कुलर मोशन ही कहेंगे, भले ही छोटा सा पार्ट क्यों ना हो। इवन मोशन अलोंग आर्क ऑफ अ सर्कल इज सेम थिंग, आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट, हाउ डू वी लोकेट समथिंग ऑन अ सर्कल? अगर एंगुलर पोजीशन यानी कि थीटा दिया हो हमें, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थीटा? 90 डिग्री और पाई बाई 2। उसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। 90 डिग्री मीन्स जैसे इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, तो उसमें किसी एक क्वाड्रेंट में होगा। अब वहां पे हमें थीटा दिया हुआ है, तो आराम से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका लोकेशन क्या है। और अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो सर्कमफ्रेंस पे किस पॉइंट पे, तो अगर हमें थीटा पता है कि वो कितना एंगल बना रहा है, तो हम आसानी से आर आर को फाइंड आउट, थीटा पता है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा इज द एंगुलर पोजीशन। देखिए, डेल्टा थीटा फाइनल एंड इनिशियल का जो डिफरेंस होगा, इसको हम डेल्टा थीटा बोलेंगे। हमें ये पता होगा, तो ये हमारा हो गया डेल्टा थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या है? ये हो गया आपका डेल्टा, लेट सपोज एक्स, एंड दिस इज आर। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? हमें पता है क्या होता है? डेल्टा एक्स बाई आर। ओके। Angles measured clockwise are negative and measured in anti-clockwise are positive. Theta is measured in radians. Radians में भी हम कभी कहीं कहीं पे डिग्रीज में भी बहुत यूजफुल होता है, तो हमें अच्छे से आना चाहिए रेडियंस को डिग्रीज में, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। ओके। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जो हमारा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी की तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हम
सर्कुलर मोशन की बात करेंगे वहाँ पे वो एंगुलर टर्म जुड़ जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर। अब ये एक कोण होता है, ये वाला एंगल, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसको कैसे फाइंड आउट करना है? इनिशियल फाइनल पोजीशन में पता होना चाहिए, जिसकी मदद से हम एक्स निकालेंगे और आर हमें दिया होगा, तो एक्स बाई आर। तो ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ? डेल्टा थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला देखिए हो गया एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ भाई एस हो गया, एंड उसके बाद आपको जब डेल्टा थीटा पता चल जाएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ओके, चूंकि हमें पता है 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो थीटा डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन होगा? पाई बाई 180, यानी कि 180 इंटू क्या करना है हमें? डेल्टा थीटा। ये डिग्री में रखेंगे, अगर ये डिग्री में है तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा रेडियन। ओके, नेक्स्ट राइट हैंड रूल। ये क्या? इफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल्ड, ये देखिए कर्ल्ड, मुड़ी हुई है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल, then the outstretched thumb give the direction of the angular displacement vector। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेसिकली आप इसको आप लेफ्ट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं। वो कैसे होता है? ये देखो यहाँ पे ये ये उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो किसकी डायरेक्शन होगी? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो जो हमारा अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, ओमेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर इसको उल्टा कर दें, उल्टा घूम रही है, उस केस में डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, स्टॉप एंड थिंक। ओके, क्या सोच रहे हैं? आर द फॉलोइंग मोशन सेम और डिफरेंट? द मोशन ऑफ टिप ऑफ द सेकंड the motion of the tip of the second hand of a clock, the motion of the entire second hand of a clock। अब बताइए मोशन सेम है या डिफरेंट है? तो देखिए क्या है, द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड ऑफ अ क्लॉक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टिप जो होगा। द मोशन ऑफ एंटायर सेकंड हैंड इज अ रोटेशनल मोशन, ठीक है, नॉट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज अ रोटेशनल मोशन, एंटायर सेकंड हैंड, ठीक है। जो हमारी घड़ी है उसका जो टिप है सेकंड हैंड, वो कैसी गति कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है। बट जो इंटायर सेकंड हैंड है, इस पूरा जो कसते डंडा है सेकंड वाली सुई का, वो जो मोशन कर रहा है वो रोटेशनल मोशन है। क्योंकि वहाँ पे देखिए आप एक्स वेरी कर रहा है बहुत तेजी से, वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है किसका? सर्कुलर मोशन का। UCM is an accelerated motion. Why? UCM is accelerated motion because the velocity of body changes at every instant. UCM means uniform circular motion is an accelerated motion, ठीक है। हर पॉइंट पे देखिए आप वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप अगर उसको ध्यान से देखें तो क्या होता है, सॉरी, इसमें देखो, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह है, यहाँ पे इस तरह है, तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाता है बार बार, हर बार चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, एट एवरी इंस्टेंट, हर क्षण वो चेंज हो रहा है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ देयर मस्ट बी अ फोर्स टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द नेम ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। Therefore, centripetal force is required for circular motion. No centripetal force greater than no circular motion. No, sorry, not this is not no. This is number. I think number of centripetal force is greater than number of circular motion. Okay. Next, velocity and speed in uniform circular motion.
इज स्पीड चेंजिंग? नो, स्पीड इज कांस्टेंट। एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड इज कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। द वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल, द वेलोसिटी वेक्टर्स are all the same length. Okay. Is velocity changing? Yes, velocity is changing because velocity is a vector and action is changing at every point. ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था अभी कि वो एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ऊपर से क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे डायरेक्शन हर पॉइंट पे हर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड it is not constant, and that's why there is a centripetal force which is causing acceleration. Then examples of centripetal force: a body tied into the string and whirled in a horizontal circle. Centripetal force is provided by the tension in the string. अब अगर एक धागे में एक पत्थर का टुकड़ा या समथिंग कुछ भी बांध के उसको घुमाएं बहुत तेज से अपने हाथों के जरिए, जिस तरह से आप फिगर में दिखाया गया है, तो क्या होगा, वहां पे आप देखेंगे खिंचाव महसूस होगा बाहर की ओर, ठीक है, जिसके कारण वो मूव करेगा। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और कहीं पे मोड़ आता है, वहां पे देखिए आपको अ, अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है, एक फोर्स का फील आता है, मीन्स अनुभव होता है, ऐसे समझिए। तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक न्यूक्लियस के चारों ओर, वहां पे भी देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया जाता है और दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। Because of this electrostatic force, there is centripetal force. In case of the motion of the moon around the earth, the centripetal force is provided by the gravitational force. Which force? Gravitational force. Okay, चलो ठीक है। Then centripetal force, it is the force acting on a particle performing UCM, and this force is along the radius of the circle and acted towards the center of the circle. दिस इज जो डायरेक्शन होगी हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो ऑलवेज किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द रेडियस। ओके, अलोंग द रेडियस होगी और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। देन समथिंग इज वी नीड टू रिमेंबर, acting on the particle performing UCM. Centripetal force is what? Acting on the particle performing UCM. ये हमेशा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जहां होगा वहां पे सर्कुलर मोशन जरूर होगा। जरूरी नहीं कंप्लीट सर्कुलर सर्कल हो, बट सर्कुलर मोशन जरूर होगा, और दैट इज अलोंग द रेडियस ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स: सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी मेंटेनिंग, ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए आवश्यक है, जहां भी होगा वहां पे होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स एक्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये चीज हमने बता दी। इसका फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, F इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सी पी एफ डजंट डू एनी वर्क, क्यों, वाई, देखो ध्यान से, ये हो गया सर्कुलर मोशन, यहाँ पे ये गति कर रहा है, बट अगर आप देखो एक निश्चित अंतराल पे, लेट से टी, एट द टाइम ऑफ टाइम इंटरवल टी, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जा रहा है। तो आप कितने भी चक्कर मार ले, हमने अभी बताया नहीं है वर्क के बारे में आपको। तो वर्क क्या होता है, फोर्स, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो वस्तु या ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है, वो प्लस जो हमारा फोर्स है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कितना वर्क हुआ है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, 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 मैक्सिमम, फिर घटना स्टार्ट हुआ, घटते 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 यहाँ पे जीरो। सो वी कैन से आफ्टर अ टाइम इंटरवल टी, द वर्क done by centripetal force is zero. So net work is zero. Always we can say CPF doesn't do any work.
आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट रेडियल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं क्या, त्वरण, त्रिज्यी त्वरण। Let p be the position of particle performing UCM. Okay, r is the radius, theta is what, omega t. This is the angular displacement of the earth. Okay, v is the tangential velocity. Okay, perpendicular where pm perpendicular to ox. Pm, okay, pm is perpendicular to ox. Okay, the angular displacement of the particle in time t second is angle MOP. MOP. Okay. The position vector of particle, okay, r vector equals to I cap I x plus j cap y, ठीक है। ये p पॉइंट का है, यहाँ पे ये r वेक्टर, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज r वेक्टर। तो हम ट्राइंगल POM, इस केस में देखिए यहाँ पे sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट, PM अपॉन OP, ओके। देन sin थीटा इक्वल्स टू y by r, दिस इज y, दिस इज r। y equals to r sin theta, but theta equals to what, omega t, then y equals to r sin omega t। then similarly cos theta के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, तो x equals to r cos theta, but theta equals something, then x equals to r cos omega t। okay, so here this is the radial acceleration। okay, the velocity of a particle at any instant is called its instantaneous velocity। We know v equals to dr by dt, then dr r equals to what, ir cos omega t plus jr sin omega t। I and j ये क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ठीक है, x एंड y डायरेक्शन में। then v equals to माइनस ir ओमेगा sin omega t। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया है, अगर आपको पता नहीं है तो डिफरेंशिएशन और लेक्चर अब देखिए। then the linear acceleration of the particle at any instant, okay, same definition, no, this is the definition of instantaneous linear acceleration। ये क्या होता है, dv by dt। ओके, तो v हमें पता था, वहां से dv by dt निकाल लिया, तो ये हमको मिला क्या, आई आर ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी जे आर समथिंग। देन क्या किया हमने, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर इसको कर दिया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आर वेक्टर, वी नो दैट। तो ए क्या मिला हमको, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड आर वेक्टर। ओके, so a equals to what, omega square r। ओके, हमने देखो r वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया था, बट हमें मिला क्या, माइनस का r, सो वी कैन से a इज ऑलवेज कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, इंपॉर्टेंट था, अब नेगेटिव साइंस यही था जो हमने बोला अभी आपको, relation between angular acceleration and linear acceleration, a equals to dv by dt, okay, and v equals to we know r omega। देन इसको हम निकालेंगे, इसको इस तरह से देखो डिफरेंशिएट किया गया, तो हमें ये मिला। देन dr by dt equals to 0 when r is a constant radius, we know r is constant, तो dr by dt equals to 0। तो यहाँ पे ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, मिला r d omega by dt। so we can say but we know d omega by dt equals to alpha। Alpha is what, angular acceleration, so we can say a equals to r alpha। तो यहाँ से हमको रिलेशन मिल गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, you should note down this in your formula book or where are you making your notes। okay, then v equals to v vector equals to omega vector cross r vector। इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv by dt मिलेगा, और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो आप हर स्टेप को देख लीजिए, इतना टफ नहीं है। ओमेगा इंटू क्या है, ओमेगा इंटू आर है, तो पहले हमें पता था, पता है कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट, सॉरी सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो इसको करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या मिलेगा, अल्फा, देन डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू वी। इन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये मिल गया रिलेशन। So we can say a vector equals to a tangential plus a radical, ये क्या है, स्पर्श त्वरण, ओके, एंड दिस इज त्रिज्यी त्वरण। तो दोनों का जब हम समीशन करेंगे, सदिश समीशन, वेक्टर समीशन जिसको बोल सकते हो,
तो हमें मिलेगा हमारा लीनियर एक्सेलरेशन। इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल। ओके ओके। फॉर यूसीएम, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डब्ल्यू यानी ओमेगा इज कांस्टेंट, सो अल्फा इक्वल्स डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दैट केस ए इक्वल्स टू व्हाट, ए रेडिकल। सो इन अ लीनियर सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। लीनियर एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। The centrifugal force, this is a imaginary force, this is an imaginary force, ये एक pseudo force। कैसे इसको आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, experienced only in non inertial frame of reference। आज जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ही अनुभव इसका कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। आप कार चला रहे हैं बहुत तेज, मोड़ आता है, टर्न आता है, उस केस में क्या होगा, आप अंदर की ओर, कार तो अंदर की ओर जो एक्सेलरेशन फील आ रहा है उसको, बट आप जो फोर्स का फील ले रहे हैं वो बाहर की ओर, आप देखेंगे आपको बाहर की ओर धकेले जाने का आपको अनुभव हो रहा होगा। तो इसलिए इसको हम कैसा बोलते हैं, स्यूडो फोर्स, छद्म बल, छिपा हुआ। दिस फोर्स इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, न्यूटन के जो जड़त्व का नियम है उसको आप यहाँ इससे समझा सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह। Centrifugal force is acts along the radius but is directed away from the center of। सर देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओके, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों अपोजिट हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों का सेम, mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन रोटेटिंग बॉडीज, घूमती हुई वस्तु में हमेशा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमेशा फील करेंगे इस चीज को। आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, कई एग्जांपल्स है। व्हेन अ कार इन अ मोशन टेक्स अ सडन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, पैसेंजर इन द कार, सेम चीज आई एम टेलिंग यू। द चिल्ड्रन सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड एक्सपीरियंस फोर्स आउटवर्ड। आप एक मेरी गो राउंड झूले पे बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। Centripetal and centrifugal force do not constitute an action-reaction pair. Centripetal force is not a real force. Centrifugal force, sorry. For action-reaction pair, both forces must be real. This is the condition for a action-reaction pair. But we know centrifugal force is not a real force. Whether centripetal force is, okay. Banking of roads, कि आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, कोई बाइक, कोई साइकिल, समथिंग यू आर ड्राइविंग, बट आप सामने आपको एक टर्न मिलता है रोड पे, तो कितना बैंक होना चाहिए, कितना झुका हुआ होना चाहिए, ये इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से, ठीक है। We know that if the centripetal force is not present, the car cannot travel along a circular path and will instead travel along a tangential path, okay। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं तो कोई कार आपकी टर्न ही नहीं करती, ठीक है, वो ट्रेवल ही नहीं कर पाती सर्कुलर पाथ। Then centripetal force for circular motion of the car can be provided in two ways: frictional force between tire of the car and the road and banking of the roads। दो केसेस में अगर आप बैंक नहीं करते तो फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए उस केस में, अदरवाइज रोड बैंक तो होना चाहिए। फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, ये कैसा कन्वर्ट करेंगे, वेरी सिंपल है, आपको मैंने पहले ही बोला था। फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स आर, or you can say mu times, and what is mu? Mu is friction coefficient, okay। ये हर सरफेस के लिए अलग अलग होता है, एक कांस्टेंट है। एंड एन इज व्हाट, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो रिएक्शन होता है उसको हम, रिएक्शन फोर्स को हम एन बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन अभिलंबोत यानी कि परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज शुड बी इक्वल्स टू जो उसके साथ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। उस केस में वो कार इजीली सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर पाएगी।
तो उस केस में हम जो v निकालते हैं वो कितना होना चाहिए, म्यू आर जी। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, सॉरी डेरिवेशन है, इजी है। वी स्क्वायर ये देखिए फोर्स हो गया हमारा वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू म्यू एन डी। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे तो v इक्वल्स टू रूट म्यू आर जी मिलेगा। और यहाँ पे आपको अगर आर की वैल्यू दी है, कितना रोड का त्रिज्या है जो जहाँ पे वो टर्न ले रहा है, तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम इस वेलोसिटी पे ही आप चला सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है तो कार टर्न हो जाए, यानी कि सॉरी पलट जाएगी, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर वो अगर उधर खाई हो तब खाई में गिर जाएगी। तो दैट्स वाई वहाँ पे आपको एक स्पीड लिखा होता है कि मैक्सिमम इस लिमिट पे ही चले, इससे ऊपर ना जाए, अदरवाइज आप एक्सीडेंट हो सकता है, सम कुछ भी हो सकता है। सेम थिंग इज रिटन हियर। ओके, अगर हम इन नियमों का पालन करें तो रोड एक्सीडेंट्स घट सकते हैं, जो कि बहुत ही आम दुर्घटना है अपने इंडिया में, जिसके कारण बहुत से लोग मरते हैं हर रोज, लाखों में लोग मरते हैं। इसको फाइंड आउट करने का देखिए, R1 एंड R2 आर द रिएक्शन फोर्सेस ड्यू टू द टायर्स। आप अगर इसको आप एक सिंगल सा ऑब्जेक्ट लेके चले तो एक सिंपल सा R1 निकलेगा, उसकी वजह से आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं, इजीली आप कर सकते हैं। ओके, ये देखिए रोड कुछ झुकी हुई, मैंने आपको पहले बोला था कि बाहर की ओर कुछ उठा के बनाई जाती है रोड। दैट्स वाई जो गाड़ियां हैं वो इजीली सर्कुलर पाथ को फॉलो कर पाए। बैंक रोड्स, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स? आउटर एज को उठा दिया जाता है, ठीक है, इनर एज को या फिर डाउन कर दिया जाता है, दैट्स इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड। पर्पज ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड वेरी सिंपल, हमने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन उसको प्रोवाइड कर सके। अगर बैंकिंग नहीं होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट नहीं होगा, तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा। टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ टायर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर बैंकिंग नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, दैट्स वाई अगर फ्रिक्शन बढ़ गया तो टायर ज़्यादा लाइफ नहीं होगी उनकी। ठीक है, टू अवॉइड स्किडिंग, ठीक है, फिसलने से बचाने के लिए, टू अवॉइड ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, दिस इज समथिंग व्हाट बैंक रोड। अगर बैंक नहीं था होता तो कैसा होता, ऐसा, ये है अनबैंक्ड रोड। तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू ही जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता ही नहीं। इस केस में क्या आपको मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल रहा है, फ्रिक्शन भी समथिंग थोड़ा बहुत है, तो इसके तरफ पे टायर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, और आपको इजीली एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करने के लिए जो फोर्स आवश्यक है वो अवेलेबल हो जाता है। ये आपका डेरिवेशन है। एंगल ऑफ बैंकिंग कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, इसको आप फाइंड आउट कर लीजिए थीटा के लिए, और ये आपको पता है आर साइन थीटा दिस इज, एंड दिस इज आर कॉस थीटा। तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा, टेन थीटा, सॉरी, एक सेकेंड, नहीं निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, हाँ इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी होगा समथिंग, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की बात तो नहीं कही है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर आप इजीली निकाल सकते हैं, अगर फ्रिक्शन है तो आपको उसको भी निकालना पड़ेगा। ये देखो आप आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इज व्हाट, एम वी स्क्वायर बाई आर की इक्वल होगा, वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, एंड आर कॉस थीटा वो इक्वल होगा एम जी के, किसके, एम जी का डायरेक्शन है नीचे की ओर, एम जी है, ये आर कॉस थीटा के बराबर होगा, एंड आर साइन थीटा इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। तो इनको जब इक्वल करेंगे और डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो क्या मिल जाएगा आपको, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, एंड थीटा इज व्हाट, बैंकिंग ऑफ द रोड, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी इज द बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग एंगल। अब यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बैंकिंग ऑफ रोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जिसका हमें बहुत ही फायदा होता है। हमें हर गाड़ी के लिए अलग से बैंकिंग की जरूरत नहीं है, सभी गाड़ियों के लिए सेम बैंकिंग एंगल हम रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर वेट ऑफ व्हीकल एम जी,
द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर वेट ऑफ व्हीकल mg एक्टिंग वर्टिकली। ओके, नॉर्मल रिएक्शन है, अभी हमने देख लिया है सब डेरिवेशन में। ओके, नेक्स्ट सिंपल है सॉल्व करना, अभी मैंने आपको बोल दिया कैसे सॉल्व करना है। अगर ना समझ में आया तो इसको आप देख सकते हैं। हाँ, ये केस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप बात होने लगी है फ्रिक्शनल फोर्स की। ओके, क्या है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पे जब फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, लेट्स सपोज ऐसा कुछ, इस केस में फ्रिक्शन, वैसे मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल आना बैंक रोड विद फ्रिक्शन। ओके, बैंक रोड है, यहाँ पे देखो आपको फ्रिक्शन भी मिलेगा। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर गाड़ी ओवर स्पीड में है, ज़्यादा स्पीड में, तो डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर फ्रिक्शन का। अगर वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स बाहर की ओर होगा। तो इस केस में मान लेते हैं बाहर की ओर है, तो अगर बाहर की ओर है तो इसका हम कंपोनेंट निकालेंगे। एवरी कंपोनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया एफ विच विल बी इक्वल टू किसके, ये हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स सी पी एफ, एंड दिस इज आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, सी पी एफ प्लस एफ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर साइन थीटा इक्वल्स टू कहाँ गया, एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा। ओके, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला नहीं, डेरिवेशन है, इतना कठिन नहीं, इजी है। इसको आप सॉल्व करेंगे, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ बी स्क्वायर बाई आर। एन साइन थीटा, ये रहा आपका एन साइन थीटा। इसको बेसिकली अभी हमने सही से दिखाया नहीं है यहाँ पे जो डेमो दिया गया है। इस फिगर को आप बैंक पे समझिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये बैंक का केस है, उस केस में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया एफ कॉस थीटा, ठीक है, एंड दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा है, ये हो गया आपका एन, तो एन ये हो गया इसका दूसरा, इसके 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका एन कॉस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एम जी, एंड एफ, ये देखो एफ है, इसका ये साइन थीटा वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा। तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये देखो यहाँ पे टर्म दिया गया इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन बन गई, एंड देन एम जी, ये देखो इसको अलग अलग कर लिया गया, तो एम जी इक्वल टू का मिला एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ओके, देन एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, एम स्क्वायर बाई आर। ये हो गया एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इज हियर, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स इज एम स्क्वायर बाई आर। इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को जो मिले थे, वहाँ से हमें मिलेगा बी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा। ये दोनों मिलेंगे और इसको आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं किससे, वी मैक्स। अगर हम वी मैक्स ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये तो आपको हमारा बेसिक फॉर्मूला सा निकल के आ गया, ये हर केस में यानी कि जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम कुछ कंडीशंस निकालेंगे, जैसे कि पी मैक्सिमम के लिए क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एट दिस स्पीड विल बी एफ एम इक्वल्स टू म्यू एस प्लस इनटू एन। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस सेम फॉर्मूला रहेगा, बट वहाँ पे एफ एम हो जाएगा। एफ एम इज व्हाट, म्यू एस इंटू एन। एस मीन्स यहाँ पे देखो जो सीमांत लिमिटिंग जो उसको बोल सकते हैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट सबसे मैक्सिमम, उसको यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो जब हम रखेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा,
और जो हमारा फार्मूला है वो क्या बनेगा, देख सकते हैं आप, साइन बटे कॉस, ये हो गया tan प्लस म्यू, ये तो कैंसिल हो गया, सेम सेम यहाँ पे, तो tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए। ओके, वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू, ठीक है, ये सब फॉर्मूला आ जाएगा आपको। इफ अब इससे आप कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, अगर फ्रिक्शन लेस है तो म्यू एस जीरो कर देंगे तो tan थीटा, देखो सेम फॉर्मूला आ गया ना जो हमने पहले निकाला था, जहाँ पे फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही थी। देन कॉनिकल पेंडुलम, ये क्या होता है, आप एक रस्सी को बांध दीजिए, ऊपर से नीचे पे लटका दीजिए, फिर इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कराइए, तो वहाँ पे कॉनिकल पेंडुलम बनता है। ठीक है, देख सकते हैं conical pendulum is a simple pendulum which is given such a motion that the bob describes a horizontal circle and the string describes a cone। धागे की मदद से बनता है, वेरी सिंपल है, थीटा उस पर डिपेंड करेगा कितना आपने फोर्स लगाया है, हर चीज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा उसका फिगर, देन हियर h इज दिस हाइट, ठीक है, ये धागे की लंबाई हो गई l, t टेंशन उसका कंपोनेंट t cos थीटा, देन ये टी साइन थीटा, देन ये एम जी, ओके, देन सेंटीमीटर फोर्स भी होगा, तो हर चीज देखते हैं, यहाँ पे वो थीटा हो गया। ओके, देन टी cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, देखो यहाँ टी cos थीटा इक्वल्स टू एम जी एंड टी साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, टी साइन थीटा इक्वल्स टू सेंटीमीटर फोर्स एम स्क्वायर बाई आर। तो टी साइन थीटा हमें पता है, टी cos थीटा पता है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिल जाएगा, तो वी इक्वल्स टू आर जी tan थीटा रूट, ओके। देन b इक्वल्स टू आर ओमेगा यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, एक आर से एक दूसरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा वहां से, देखो यहाँ पे एक आर से दूसरा है कैंसिल, ये इसको कैंसिल कर दिया, तो हमें मिला आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी टेन थीटा, आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी टेन थीटा, एंड वी नो टेन थीटा इक्वल्स टू आर बाई एच, यहाँ से थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू, ये रहा हमारा आर, ये रहा एच, तो आर बाई एच यहाँ पे रख देंगे, तो आर एक और आर हो गया, यहाँ पे देखो दोनों आर कैंसिल, तो हमें ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला, जी अपॉन एच, तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट जी अपॉन एच। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी याद रखिए। ओके, देन पीरियोडिक टाइम ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, उसका पीरियोडिक टाइम है वो कैसे पढ़ देंगे, टी इक्वल्स टू पाई आर अपॉन वी, ओके, और v की वैल्यू में पता है आर जी टेन थीटा रूट में, तो t क्या होगा, टू पाई आर अपॉन अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो टू पाई रूट आर अपॉन जी टेन थीटा, क्या होगा, आर अपॉन जी टेन थीटा, एंड वी नो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, आर अपॉन एल, यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा t इक्वल्स टू टू पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये पता है फॉर्मूला, टू पाई इक्वल्स रूट एल अपॉन जी। ओके, ओके, अब यहाँ पे देखिए cos थीटा इक्वल्स टू क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू h बाई एल, क्या है h बाई एल, ओके। सो इक्वेशन से हम देखते हैं t इक्वल्स टू टू पाई रूट एल अपॉन जी cos थीटा की वैल्यू दीजिए h बाई एल, तो रखेंगे तो क्या होगा h बाई एल, सो वहाँ पे आपका एल से एल कैंसिल हो, यहाँ पे देखो गलत हो गया थोड़ा सा, इसको आप उल्टा कर लीजिएगा h बाई एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा टू पाई रूट एच अपॉन जी, एच इज वाट, यहाँ पे ऊंचाई है, ठीक है, तो ये हो गया आपका टी, टी पाई रूट टी इक्वल्स टू टू पाई रूट एच अपॉन जी। ये आपको रिजल्ट याद होगा जहाँ तक मुझे पता है, बहुत पुराना रिजल्ट है, बहुत यूज होता है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, कौन कौन से फैक्टर, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई क्या है, ये इफेक्ट करेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द गिवन प्लेस, क्योंकि हर जगह ग्रेविटी डिफरेंट है, ठीक है, पोल्स पे ज़्यादा है और हमारे जो डिवाइडर रेखा है उस पर कम है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो हमें मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन,
अर्थ की ग्रेविटेशन, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टाइड टू द एंड ऑफ एन inextensible string and whirled in a vertical circle of radius r। मतलब हमें कितना फोर्स लगता है जब कोई जैसे पृथ्वी घूम रही है, उसके कारण हम पर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगता है, उसके बारे में बात की जा रही है। लेट हाईएस्ट पॉइंट ए है, लोवेस्ट पॉइंट बी है, चलिए टेंशन टी है, रोप में जो हम घुमाने की कोशिश करेंगे। वर्टिकल केस में अभी हमने वो नहीं हॉरिजॉन्टल देखा, अब वर्टिकल देख रहे हैं, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट हमने अभी देखिए ए पॉइंट है यहाँ पे, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ए इज प्रोवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे देखो देन T1 प्लस एम जी, T1 कहाँ पे है, T1 दिस इज, इस केस में देखो क्या हो रहा है, T1 डाउनवर्ड, एम जी भी डाउनवर्ड, तो दोनों सेम डायरेक्शन जोड़ रहे हैं। ये इक्वल होगा किसके, एम वी वन स्क्वायर बाई आर, वी वन यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे वी वन यानी कि लो, सबसे न्यूनतम जो वी होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो ये दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ से T1 निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो V2 है, लोवेस्ट पॉइंट V पे मान लेते हैं V2 है, तो उस केस में जो T2 है क्या, टेंशन, तो T2 क्या होगा, ये अपवर्ड होगा, mg डाउनवर्ड होगा, तो T2 माइनस mg हो जाएगा, ये mv2 स्क्वायर बाई r हो जाएगा, तो उस केस में T2 यहाँ से निकल आएगा। ओके, लीनियर अभी ये दोनों अलग अलग केसेस हो गए, हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट। ओके, अब एक जनरल पॉइंट भी हम लोगों को फाइंड आउट कर लेना चाहिए, उसको भी हम करेंगे। उसके पहले दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी, below the critical velocity the string becomes slack and the tension T1 disappears। यानी कि जो V1 है अगर उसको हम जीरो कर दें तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल, सॉरी उस टाइम पे V2 जो वेलोसिटी होगी उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव अ सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए सो एज टू कंटिन्यू इन सर्कुलर पाथ। मतलब उस केस में तो अगर हम जीरो कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ ही नहीं कवर करेगा, बट हाँ उस टाइम पे कर देगा, उसके बाद नहीं कर पाएगा। तो बट तो उस केस में क्या करेंगे, तो एक मिनिमम वेलोसिटी भी होनी चाहिए, तो उस मिनिमम वेलोसिटी v1 को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, उससे नीचे अगर जाए सर्कुलर पाथ कंप्लीट ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट लीनियर वेलोसिटी ऑफ एट हाईएस्ट पॉइंट ए, उस पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, T1 जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो V1 रूट आर जी आएगा। ओके, देन V1 हमको पता चल गया, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट, मींस टेंशन जीरो हो जाए, ठीक है। उस टाइम मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, तो V1 जीरो कभी नहीं होगा, टेंशन जीरो होगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, उस केस में जो V1 होगा वो रूट आर जी होगा, यानी कि दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। उससे कम पे तो भाई वो कंप्लीट ही नहीं करेगा सर्कल। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दिया गया, यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल जोड़ा गया, यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल जोड़ा गया, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो जब इक्वल होने चाहिए तो उसको इसमें देखो आप सॉल्व करोगे तो V2 स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस 4GR मिलेगा आपको। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको ले रहे हैं, रेफरेंस में इसको ले रहे हैं, तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट लोवेस्ट पॉइंट बी, उस केस में क्या होगा, V2 अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट, V2 इक्वल्स टू रूट 5R, क्योंकि V1 मतलब जब ए पे जो वेलोसिटी वो न्यूनतम है तो V1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, और हमको V2 मिल जाएगा रूट 5R जी। लोवेस्ट जो V2 होगा वो रूट 5R जी। Then the total energy of body performance of motion is constant at all points on the path by the law of conservation of energy. तो total energy at B is equals to total energy at C, दोनों जगह पे टोटल एनर्जी सेम होने वाला है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ हर जगह सेम रहेगा। इस बेसिक थ्योरी को आपको हर जगह अप्लाई करेंगे तो हर जगह आपको रिजल्ट मिलता है। चलिए कुछ सेल्फ स्टडी भी कर लीजिएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, टेंशन के लिए एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है, राइट काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन इन एनालॉजी विद लीनियर मोशन, इसको भी डिराइव करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन। चलिए ये सब आपको होमवर्क हो गया एक तरीके से, इन सबको आप प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे।
सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए